Hello, friends. You all are welcome to Nandini Academy. I'm your online mentor, Nandini Sisodia, and today we are going to discuss the previous year questions of child development and pedagogy. So, guys, let's start our class. So, our first question is, which of the following is a characteristic of a gifted learner? यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक गिफ्टेड लर्नर का है? तो आप क्वेश्चंस के ये आंसर दिए हुए हैं, मतलब आप इन चार ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो चलिए वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को रीड करते हैं। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। यानी कि अगर कोई गिफ्टेड लर्नर है तो वो बहुत ही जल्दी बोर्ड हो जाएगा अगर उसकी क्लास के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो कि उसको चैलेंजिंग ना लगे, मतलब वो उनको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। सेकेंड ऑप्शन इज़ ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा टेम्पर हाई हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज़ ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एक्स्ट्रा। तो ये देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे अलग अलग तरीके की, जैसे हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगता है। फोर्थ ऑप्शन इज़ ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही जल्दी एग्रेसिव और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो चलिए इसमें आप तब तक अपना क्वेश्चन का आंसर चूज़ कीजिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते कौन से हैं। तो एक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रंस वो चिल्ड्रंस होते हैं जो कि हमें एविडेंस देते हैं उनके हाई अचीवमेंट्स का, उनकी कैपेबिलिटीज़ का, जो कि इंटेलेक्चुअल भी होती हैं, क्रिएटिव भी होती हैं, आर्टिस्टिक होती हैं, उनके अंदर लीडरशिप कैपेसिटी होती है और वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपनी एकेडमिक्स फील्ड में। ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके का अगर कोई बच्चा है तो ये सारे बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रंस कहलाते हैं। इनको स्पेशली ना कुछ मतलब बहुत ही जल्दी ये लोग किसी भी चीज़ से अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल के इंटेलिजेंट बच्चे आप इनको कह सकते हैं, जो हर एक्टिविटी में अपना कुछ ना कुछ बेस्ट देते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट वन होगा। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड, क्योंकि वो बच्चे इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वो बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं अगर उनके लिए कोई चैलेंजिंग, उनको कोई एक्टिविटी ना मिले क्लास में। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चंस में। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। एक टीचर अपने क्लासरूम में किस तरीके से लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? तो ऑप्शंस आर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार बच्चों से कोई काम दिया जाए और प्रैक्टिस कराई जाए। सेकेंड वन इज़ एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग हर स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में आपस में कंपटीशन को एनकरेज किया जाए। थर्ड वन इज़ कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्ट करते हुए किसी चीज़ को समझाया जाए। ठीक है। फोर्थ वन इज़ ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, छोटी छोटी चीज़ों में उनको कोई रिवॉर्ड दिया जाए जब भी वो कोई चीज़ सीखते हैं। तो चलिए गाइस, इसका आंसर आप पहले अपने आप लगाइए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि एक टीचर अपनी क्लास में लर्निंग को इफ़ेक्टिव तब बना सकता है जब वो अपने उन बच्चों की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को क्लास में पेश करे। इससे क्या होगा, बच्चे उससे कनेक्टेड फील होंगे और उन चीज़ों को बहुत ही इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकेंगे। Our third question is, which of the following statements about children are correct? First one is, children are passive recipients of knowledge. Second one is, children are problem solvers. पैसिव रेसिपिएंट्स मतलब आप समझिएगा कि मतलब वो किसी चीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक होता है एक्टिव रेसिपिएंट, यानी जो हर चीज़ को करने के लिए एकदम से तैयार रहता है, और एक होता है पैसिव रेसिपिएंट्स। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि चिल्ड्रंस जो हैं वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो बात आती है, दो ऑप्शंस हमने देख लिए। सेकंड वन इज़ चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चिल्ड्रन जो होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं। चिल्ड्रन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं, किसी भी चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी अपने साइंटिफिक मतलब जब वो सीखते जाते हैं तो उन चीज़ों को यूज़ में लाते हैं।
फोर्थ वन इज चिल्ड्रंस आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि चिल्ड्रंस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। डेफिनेटली ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जितने भी बच्चे होते हैं वो कितने एक्टिव होते हैं। चलिए, ऑप्शन है कि सबसे पहले क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी कोई चीज़ है जो आपको पढ़ने के बाद समझ में आती है कि ये चीज़ कुछ मैच नहीं हो रही है, तो उसे आप अपने ऑप्शन से हटा दीजिए, तो बहुत ही इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि चिल्ड्रंस जो है पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड वन है कि चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, बिल्कुल ठीक। चिल्ड्रंस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक। चिल्ड्रंस एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो गाइज, इसका जो आंसर है वो हमारा यही रहेगा, फर्स्ट वन, बी, सी एंड डी। चलिए, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा इफेक्टिव मेथड है जो कि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट को एनकरेज करता है, उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट लाता है, यानी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट का विकास होता है। ऐसा कौन सा मेथड है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज़ विद करेक्ट वन बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। हम बच्चों से उनके गलत आइडियाज़ को जानें और उसे फिर ठीक करें और उनको मेमोराइज करवाएं। सेकेंड वन इज गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज देम टू यूज़ रीजनिंग। स्टूडेंट्स को हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराएं, उनको एग्जाम्पल्स दें कि ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम वैसे हो सकता है, और उनको रीजनिंग यूज़ करने के लिए उन्हें बताएं कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया हमने, और उसमें बच्चा अपनी रीजनिंग यूज़ करेगा, यानी कि अपने माइंड से वो सोचेगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। थर्ड वन इज़ यूज़ पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल चेंजेस। हम लगातार उस बच्चे को पनिशमेंट देते रहें जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाता। Fourth one is new concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones. उन बच्चों को हम नए कॉन्सेप्ट समझाएं बिना किसी ओल्ड रेफरेंस के, बिना किसी जानकारी के। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो गाइस, इसमें देखने के बाद ही हमें समझ में आ रहा है कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन, हम लगातार किसी बच्चे को पनिशमेंट देते रहेंगे जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, कि हम उसके इनकरेक्ट आइडियाज़ को रिप्लेस करें और उसमें फिर करेक्ट आइडिया डालें और उसके बाद उसे कहें कि ये मेमोराइज़ करो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स। बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल्स दें जब तक कि उस बच्चे का वो चीज़ उसके माइंड में समझ में ना आ जाए। ओके, सो दिस इज़ आवर फिफ्थ क्वेश्चन। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली एक एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ लर्न करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, वेयर द टीचर इज़ अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। जहाँ पे एक टीचर बहुत ही अथॉरिटेटिव होता है और वो बताता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। सेकेंड वन, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। जहाँ पे केवल फोकस किया जाता हो और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता हो कि तुम्हारी रीडिंग तुम्हें अच्छी करनी है, तुम्हें राइटिंग अच्छी करनी है, मैथ्स अच्छी करनी है। थर्ड वन इज वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल। जहाँ पे टीचर सारी लर्निंग खुद करवाएं बच्चों को और बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो एक पैसिव रोल प्ले करें, मतलब कोई वो उसमें एक्टिव पार्ट ना ले। तो ये तो गाइस हो नहीं सकता कि टीचर ही सारे काम लर्निंग के करवाएं और बच्चा उसको मतलब एक्टिवली उसमें रोल उसका ना हो। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट, फील दैट दे आर वैल्यूड। जहाँ पे उनकी इमोशनल नीड्स मिलती हों और वो अपने आप को वैल्यूड फील करते हों। सपोज़ कि कोई बच्चा अपनी क्लास में उसने अपना कुछ भी एक अच्छा वर्क किया, सपोज़ वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसके बाद स्पोर्ट्स में वो अच्छा है, तो स्पोर्ट्स में जब वो
अपना अच्छा दे रहा है उसके बाद टीचर उसको अप्रिशिएट करे, उसको बताए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके की इमोशनल जो है हमें बच्चों के साथ अटैचमेंट बनानी चाहिए। तो मेन चीज़ है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे कैसे अच्छे से सीखेंगे, इफ़ेक्टिव लर्निंग वो कैसी करेंगे। तो डेफिनेटली फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। Now the sixth question is, a child sees a crow flying past the window and says a bird. एक बच्चा उसकी खिड़की से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और वो बच्चा उसे देखते ही कहता है, ओह चिड़िया, एक चिड़िया गई। What does this suggest about the child thinking? ये उस बच्चे की थिंकिंग के बारे में क्या बता रहा है? Options are, the child has previously stored memories. चाइल्ड के अंदर पहले से कुछ यादें उसके दिमाग में हैं। सेकेंड वन इज़ द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ड। चाइल्ड के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि चिड़िया क्या होती है। थर्ड वन इज़ द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। चाइल्ड के ने अपने मतलब अपनी लैंग्वेज सीख ली है कम्युनिकेट करने की, कि वो कम्युनिकेट कर सकता है कि ये चीज़ क्या है, किस तरीके से। तो ये सारे टूल्स ऑफ लैंग्वेज उसने डेवलप कर लिए हैं अपने अंदर। तो ये चीज़ देखिएगा गाइस कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बी एंड सी, यानी कि चाइल्ड जान चुका है। सेकेंड वन इज़ ए, बी एंड सी। थर्ड वन इज़ ओनली बी एंड द फोर्थ इज़ ए एंड बी। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है कि बच्चे के अंदर प्रीवियसली मेमोरीज स्टोर हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चा जानता है, उसने अपने इतने सालों के अनुभव में सीख लिया है जब वो बच्चा है, कि इतने सालों के अनुभव में वो जान चुका है कि ये एनिमल्स का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया है कि ये एनिमल है और ये बर्ड है। दूसरी चीज़, वो अपनी चीज़ों को समझाना सीख चुका है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। So our next question is, what should a teacher tell her students to encourage them to do task with intrinsic motivation? एक टीचर अपने बच्चों के अंदर किसी टास्क को करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे दे सकता है। अब बात आती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता क्या है। एक्चुअली गाइस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो किसी को अंदर से किसी काम को करने के लिए कहता है। इसमें होता क्या है कि हम इसमें बच्चे को सिखाते हैं कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो मतलब इसके लिए उसे हम कोई रिवार्ड देकर या कोई पनिशमेंट देकर उसे ना समझाएं, या किसी चीज़ का लालच दे के ना समझाएं कि वो बच्चा उस काम को करे, बल्कि उसे वो चीज़ बताएं। अब इंट्रिंसिक की मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। सपोज़ आप किसी बच्चे को गेम प्ले करने के लिए कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और तुम जाके गेम मतलब खेलना कूदना स्टार्ट करो। अब खेलना कूदना, और सपोज़ वो बच्चा खेलना उसे पसंद नहीं है, तो आप उससे कैसे कहोगे जाओ तुम खेलो और मैं तुम्हें बैट बॉल ला के दूंगा, या तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़, आज तुम्हारे लिए खाने के लिए तुम्हारे खाने के लिए मैं मार्केट से पिज़्ज़ा लेके आऊँगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमने उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम उसकी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इसी काम को अगर हम इस तरीके से उसे समझ, हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा तुम गेम्स खेलोगे तो तुम इससे क्या होगा, इससे तुम्हें खेलने में मज़ा आएगा, ये बहुत ही एडवेंचरस होता है, तुम खेलो, इससे तुम्हारी बॉडी फिट होती है। तो बच्चा अपने आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेगा। चलिए आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़, वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली। देखो उसकी तरह तुम ये काम क्यों नहीं करते, उसने देखो कितना अच्छे से किया है। सेकेंड ऑप्शन इज, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी। इस काम को जल्दी से कर लो और तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। थर्ड ऑप्शन इज, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। इस काम को करने की कोशिश करो, तुम सीखोगे कुछ। फोर्थ ऑप्शन इज, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करो, अदरवाइज तुम्हारा साथी इस काम को कर लेगा। तो डेफिनेटली गाइज इसे देख के ही अब आप समझ चुके हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ टीचर encourage her students to be intrinsically motivated towards learning for the sake of learning? एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कैसे एनकरेज कर सकता है इंट्रिंसिकली, अभी तो हम मीनिंग जान ही चुके हैं, टुवार्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करें उन्हें, ताकि वो
पढ़ मतलब उस चीज़ों को लर्न करना सीख जाएं बहुत इजीली। चलिए इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उनको कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिया जाए। सेकंड वन इज़ बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, हम उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो अपने कुछ इंडिविजुअल गोल्स रखें, कुछ अपने टारगेट्स बनाएं कि आज की डेट में मुझे ये काम कंप्लीट करना है और वो उसमें मास्टर हो जाएं। थर्ड वन इज़ बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स सच एज टॉफ़ी, हम उनको कुछ रिवॉर्ड्स दें कि अगर ये काम आप इस तरीके से सीख जाओगे तो इसके बाद आपको हम टॉफ़ी देंगे। फोर्थ वन इज़ बाय इंड्यूसिंग एंग्जाइटी एंड फियर, या फिर उनके अंदर डर पैदा कर कर। तो अब आप ये बताएंगे कि आप देखकर ही ऑप्शंस को समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक का मीनिंग ही यही है कि हमें उसे अंदर से मजबूत बनाना है। तो बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड। एक एलिमेंट्री क्लासरूम में एक अगर अच्छा टीचर है, इफेक्टिव टीचर है, तो उसका क्या एम होना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सो योर क्वेश्चंस आर टू रोट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल, हमें उनकी मेमोराइज मतलब उन्हें याद करवाने की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को रिकॉल कर सकें, यानी उस चीज़ को अपने दिमाग में ला सकें। सेकेंड ऑप्शन इज़ बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर्स, उनके अंदर कुछ इस तरीके की मतलब पनिशमेंट टाइप या इस तरीके की कुछ चीज़ें की जाएँ ताकि वो टीचर की रिस्पेक्ट करने लगें। Third one is to perform so that they get good marks in the end of the year एग्जामिनेशन, उनके सामने मतलब परफॉर्मेंस वो अपना अच्छा परफॉर्म करें सो दैट उनको अच्छे मार्क्स मिले लास्ट एग्ज़ाम टाइम में। या फिर लर्न करवाना चाहिए ताकि वो क्यूरियस रहें किसी भी चीज़ को जानने के लिए और वो उस चीज़ को लर्न करने में उन्हें मज़ा आने लगे। मतलब या तो हम उनको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हम उनकी मेमोरी पे ध्यान दें, मतलब उन्हें बार बार मेमोराइज़ करवाएं ताकि वो उन चीज़ों को याद कर सकें। सेकंड में हम उन्हें या तो कोई पनिशमेंट वगैरह देके या इस तरीके से। थर्ड में कह रहा है कि उनसे परफॉर्म करवाएं, किसी भी चीज़ को करवाने के लिए बार बार उनसे वो चीज़ परफॉर्म करवाएं ताकि वो बाद में एग्ज़ाम टाइम में गुड मार्क्स लेके आ सकें। और फोर्थ कह रहा है कि टू लर्न, उनको लर्न करवाने की आदत डालें ताकि वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही उत्साहित रहें कि अगर ये चीज़ देखेंगे तो इस चीज़ का हमारा इम्पैक्ट मतलब उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये देखकर ही आप ऑप्शंस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। So our next question is, which of the following is an example of effective school practice? इनमें से effective school practice के लिए कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट है? फर्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट, उन्हें कोई पनिशमेंट देकर सिखाया जाए। या फिर सेकंड है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हर किसी को अपनी अपने स्तर पे लर्निंग करवाई जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग लर्निंग, रिगार्डिंग सोशल बैकग्राउंड, रिगार्डिंग उनकी जो भी हेरिडिटी है, सोशल एनवायरनमेंट है, इन सारी कॉग्निटिव उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, संज्ञानात्मक जो उनके डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो हर किसी को इंडिविजुअलाइज लर्निंग करनी चाहिए। या थर्ड वन इज़ कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, उनके लिए क्लासरूम का माहौल कॉम्पिटिटिव रखना चाहिए, बीच बीच में कॉम्पिटिशन्स लेते रहने चाहिए। या कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिटिव इवेल्यूएशन, या फिर उनके कॉन्स्टेंटली उनकी इवेल्यूएशन करना चाहिए टाइम टू टाइम। सो गाइज इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि हर किसी को अपनी अपने हिसाब से लर्निंग स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द cephalocaudal principle डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। ठीक है, तो कैफलोकॉडल प्रिंसिपल जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक का किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है। सेकंड वन, ये हेड टू टू होता है, यानी कि सिर से लेके आपके पाँव तक होता है। तीसरा है आपका रूरल टू अर्बन, ये गांव से शहर की तरफ होता है। फोर्थ वन इज़ जनरल टू स्पेसिफिक,
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड वन, हेड टू टो। कैफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल डेवलपमेंट आपका जो होता है ये हेड टू टो होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब किसी के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है तो वो कौन सी मतलब कौन सी एज होती है, कौन से टाइम पीरियड में, मतलब कौन सी इस एज टाइम पीरियड में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है, सेकेंड वन इज़ एडल्टहुड, थर्ड वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, फोर्थ वन इज़ प्रीनेटल पीरियड। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो रहेगा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, क्योंकि शुरुआती समय में जब बच्चा अपना किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहले बोलना सीखना, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरुआती ही समय में होता है, जैसे बच्चों के 1-2 साल के अंदर, ठीक है। तो वो बच्चे का बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। Our next question is, a 6-year-old girl shows exceptional स्पोर्टिंग एबिलिटी। एक 6 साल की बच्ची है, वो बहुत ही एक्सेप्शनल, मतलब स्पोर्टिंग एबिलिटी है उसके अंदर, बहुत ही अच्छे से स्पोर्ट्स खेलती है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन। उसके दोनों माता पिता जो हैं, जो उसके जो माता पिता हैं वो दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यानी कि वो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे, वो लोग उसे रोज़ कोचिंग भेजते हैं। एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स, और वो लोग खुद भी उसे ट्रेनिंग देते हैं वीकेंड्स पे। हर कैपेबिलिटीज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन बिटवीन। उसकी कैपेबिलिटी क्या है इनमें से, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या रिजल्ट आता है उसकी कैपेबिलिटी का। सो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। सेकेंड वन इज़ हेल्थ एंड पर्टेनिंग, ठीक है, उसकी हेल्थ और ट्रेनिंग जो है वो अच्छी हुई है। थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, उसके अंदर डिसिप्लिन है और उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहा है। फोर्थ वन इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो गाइज इसका सही जो आपका आंसर है वो रहेगा इसका फोर्थ वन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वो बनता है तो वो उसके अंदर केवल एनवायरनमेंट ही नहीं, उसके जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं जो उसे अपने माता पिता से मिले हैं वो भी उसके अंदर डेवलप होते हैं, क्योंकि उसके माता पिता खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ आई हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ फोर्थ, heredity and environment. Our next question is, which of the following are secondary agents of socialization? Socialization के secondary हमारे जो agents हैं वो कौन से हैं? First one is school and neighborhood, second is school and immediate family members, third one is family and relatives, fourth is family and neighborhood. So your correct answer is, आपका ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन, स्कूल एंड नेबरहुड। स्कूल और नेबरहुड इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी मतलब हम पहला हमारा फैमिली हो गया, उसके बाद हमारा स्कूल ही होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और हमारा आस पड़ोस। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का सबसे प्राइमरी कॉज क्या होता है? फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, वो जब लोगों से मिलता जुलता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्केमर्स, उसके मेंटल जो भी उसके दिमाग में जो भी चीज़ें घटती हैं उसके थ्रू उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, ठीक है, उसके थ्रू उसका होता है डेवलपमेंट। फोर्थ है इक्विलिब्रेशन, ठीक है, या इक्विलिब्रेशन के थ्रू होता है। तो गाइज इसमें बात आती है कि एक बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो है फर्स्ट वन है, सोशल इंटरेक्शन। ओके गाइज, आज की क्लास यहीं पे हमारी फिनिश होती है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली, और आप अगर हमारे से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे की क्लासेस आप
तक पहुंच सकें। और अब हम आज से ये टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें मतलब हम अपने प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और इससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन्हें डेफिनेटली आप लोग ट्राई करें, और जब भी आगे से मैं कोई भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ डालूँगी, तो हर क्वेश्चन को मेरे कंप्लीट होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में डालकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका खुद का लर्निंग डेवलपमेंट भी होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेटर कर सकेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।